औरतों से भरे मायके से अच्छा मर्दों से भरा ससुराल। किरण घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी बाहर बच्चों के खेलने की आवाज आती है। किरण दरवाजे पर खड़ी होकर खेलते हुए बच्चों को देखने लगती है। उसी समय उसे 2 लड़कियां वहां से स्कूटी से कॉलेज जाते हुए दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर किरण अपने मन में सोचती है, कितनी अच्छी जिंदगी है इनकी। काश मैं भी स्कूटी चला पाती और कॉलेज पढ़ पाती, लेकिन मेरे घर वाले इतने रूढ़िवादी हैं कि मुझे पढ़ने भी नहीं दिया और ना ही मुझे बाहर निकलने देते हैं। तभी उसकी चाची शोभना वहां आती है और किरण को डांटते हुए कहती है, तुझे कितनी बार समझाया कि घर से बाहर मत निकला कर। लड़कियों का इस तरह दरवाजे पर खड़े रहना अच्छी बात नहीं है। ताई जी, मैं तो बस बच्चों को देख रही थी, कोई जरूरत नहीं है दरवाजे पर खड़े रहने की, बच्चों को देखने की। चल अंदर जा। अब किरण वापस घर के अंदर आ जाती है। तभी किरण की माँ वहां पर आती है। किरण अपनी माँ से कहती है, आपने देखा ना कि हमारी कॉलोनी की लड़कियां स्कूटी चलाती हैं और कॉलेज भी जाती हैं। वो पढ़ती लिखती हैं। मुझे भी कॉलेज जाना है, मुझे भी स्कूटी चलाना है। आप लोग तो मुझे इतना कैद करके रखते हो, मुझे भी कॉलेज जाना है। देख रही है विजया तू अपनी बेटी को? अजय, हमारे घर की सारी लड़कियां ऐसे ही पहरे में रही हैं, कभी उन्होंने आवाज तक नहीं उठाई, चुपचाप शादी करके अपने घर चली गई। और एक ये है कि जिसे आजादी चाहिए। मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि इसे कैद करके रख और कुछ घर का काम काज करा। अब तू ही देख ले इसकी बातें। सही कहती है दीदी आप, इसके कुछ ज्यादा ही पंख निकलने लगे हैं। सुन, आज से तेरा बाहर झाड़ू लगाना भी बंद। चुपचाप घर में रह और घर का काम कर। और हाँ, दुपट्टा अच्छी तरह डाल कर रखना और आज के बाद घर से बाहर मत निकलना, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। विजया की बात सुनकर किरण रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और पलंग पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहां किरण की चाची नम्रता आती है और किरण को इस तरह रोता हुआ देखकर कहती है, अब रोती क्यों है बैठकर? अरे भगवान ने लड़की बनाकर भेजा है तो लड़की की तरह रहना सीख। देखा नहीं पड़ोस वाली लड़की ने भागकर कैसे अपने बाप की नाक कटा दी। अब जल्दी से जाकर किचन में खाना बना। नम्रता के इतना कहने पर भी किरण बिस्तर पर बैठी रोती रहती है। तब नम्रता उसके बाल खींचते हुए कहती है, तुझे कहा था ना कि किचन में जाकर खाना बना, समझ नहीं आती है क्या तुझे? किरण रोते हुए रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद किरण की सहेली पूनम दरवाजे पर आती है और उसकी माँ से पूछती है, आंटी किरण कहाँ है? काफी दिन हो गए उससे मिले हुए, मुझे उससे बात करनी है। बेटा किरण अभी घर पर नहीं है, वो अपनी दादी के साथ सब्जी लाने बाहर गई हुई हैं। लेकिन आंटी दादी तो बाहर पड़ोसियों से बैठकर बातें कर रही हैं। तब मुझे नहीं पता कि किरण कहाँ गई है, तुम जाओ। ये सुनकर पूनम वहां से चली जाती है। तब किरण पीछे से आकर अपनी माँ से कहती है, माँ तुमने पूनम को मुझसे मिलने क्यों नहीं दिया? बाहर की लड़कियों से मिलकर ही तेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। आज के बाद तेरा सबसे मिलना जुलना बंद। अब खाना बन गया हो तो खाना लगा जाकर। किरण की आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर जाती हैं और वो फिर अपने काम में लग जाती है। किरण के घरवाले ऐसे ही लगातार किरण पर जुल्म करते थे और बेचारी किरण रोते हुए उन सभी के जुल्म बर्दाश्त करती थी। वो सभी लोग किरण को घर से कहीं निकलने नहीं देते थे, ना ही किसी से मिलने देते थे और ना ही उसे सलवार सूट दुपट्टे के सिवा कोई और ड्रेस पहनने की परमिशन थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन किरण की सहेली काव्या किरण के घर अपनी शादी का कार्ड लेकर आती है और सभी के सामने किरण को कार्ड देते हुए कहती है, किरण समय का पता ही नहीं चलता ना, हम दोनों साथ स्कूल पढ़ते थे और आज देख मेरी शादी हो रही है, तो मेरी शादी में जरूर आना और अपने सभी घर वालों को लाना। अच्छा मैं चलती हूँ। काव्या किरण को कार्ड देकर वहां से चली जाती है। किरण अपनी माँ से कहती है, माँ मैं भी काव्या की शादी में जाऊंगी, मुझे एक सुंदर सा ड्रेस दिला देना, वही पहनकर मैं काव्या की शादी में जाऊंगी। किरण की ये बात सुनकर विजया आगे बढ़कर किरण का हाथ मोड़ते हुए कहती है, कान खोल कर सुन ले, तुझे कहीं नहीं जाना है। उसने बुलाया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुझे जाने देंगे। और रही बात काव्या की, तो उसकी शादी हो रही है, कल को उसकी बर्बादी भी होगी क्योंकि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ऐसा कहकर विजया किरण का हाथ छोड़ देती है। तब किरण गुस्से में अपनी माँ से पूछती है, माँ आखिर आप लोगों को मर्दों से इतनी नफरत क्यों है? सभी की शादी हो रही है, माँ मुझे भी शादी करनी है। अगर तू जानना ही चाहती है तो सुन, सबसे पहले तो तेरे दादाजी शहर कमाने गए थे और वहाँ उन्होंने दूसरी शादी करके अपना घर बसा लिया। बाद में तेरे पिताजी, चाचा और ताया जी भी शहर कमाने के लिए गए और उन्होंने भी अपना अपना वहीं घर बसा लिया और पलट कर नहीं आए। ना ही कभी हम लोगों की पलट कर खबर ली। सब मर्द एक जैसे होते हैं, औरतों की बर्बादी के पीछे उन्हीं का हाथ होता है।
नहीं दादी, सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। हमारे पड़ोस में भी तो मर्द रहते हैं, वो कितने अच्छे हैं, अपने घर की जिम्मेदारी कितनी अच्छी तरह निभाते हैं। और अगर आपके पतियों ने गलत किया है तो आप भी तो मेरे साथ गलत ही कर रही हो। पता नहीं किस सदी में जी रही हो। आप लोग ने जो लड़की पर इतनी बंदिश लगा रखी हो, चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे तो शादी करनी है। आप लोग मेरी शादी करवा दो बस। अरे कल मुंह तो शादी करेगी, देखो इसे कैसे बेशर्मों की तरह अपनी ही शादी की बात खुद कर रही है। विजया बेटा, अगर ये शादी करना चाहती है तो किसी भी तरह से इसकी शादी करके यहाँ से विदा कर दे और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जा। सही कह रही है भाभी, अब अगर इसे शादी करनी ही है तो ठीक है, मैं अब इसके लिए रिश्ता देखना शुरू करती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी शादी करके इसे इसके ससुराल भेज दूंगी। मैं अभी संतो चाची को खबर भिजवाकर घर बुलाती हूँ। विजया संतो चाची को खबर करके घर बुला लेती है। थोड़ी देर में संतो चाची आती है। तब विजया उनसे कहती है, संतो दीदी, किरण के लिए कोई लड़का बताओ। हाँ दीदी, बताओ कैसा लड़का चाहिए अपनी किरण बिटिया के लिए। संतो दीदी, कैसा भी लड़का चलेगा, बस वो 8 दिन में शादी के लिए तैयार हो जाए। मुझे 8 दिन में ही अपनी बिटिया की शादी करनी है। अब बहन, एक लड़का तो है मेरे पास, ये देखो उसकी फोटो। पैसे वाले लोग हैं, बड़ा अच्छा रिश्ता है, 8 दिन में शादी की तैयारी हो जाएगी। तुम कहो तो लड़के वालों को बुला लूं? हाँ संतो दीदी, तुम तो आज ही उन्हें बुला लो। अब संतो वहां से चली जाती है। किरण पीछे खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी। तब विजया किरण से कहती है, सुन लिया, जल्द से जल्द मैं तेरी शादी करवा दूंगी। शादी के बाद तुझे पता चलेगा कि मर्द कितने बुरे होते हैं। वहाँ तुझे मायके से ज्यादा पाबंदियां मिलेंगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अगले दिन शाम को देवेश अपने पिताजी और बड़े भाई के साथ किरण को देखने आता है। उन्हें किरण पसंद आ जाती है और इस तरह किरण का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों के अंदर किरण की शादी हो जाती है। विदाई के समय किरण की दादी उसे गले लगाती हैं। उसके बाद देखते हैं कि किरण की आंखों में कोई आंसू नहीं है। तब वो कहती है, अरे बेशर्म, तेरी आंखों में तो 2 बूंद आंसू भी नहीं है। ऐसा क्या जुल्म कर दिया हमने तुझ पर कि तुझे हमसे बिछड़ने का कोई दुख ही नहीं हो रहा है। किरण अपनी दादी को बात का कोई जवाब नहीं देती है और जाकर अपनी कार में बैठ जाती है और विदा हो जाती है। रास्ते में किरण को उदास देखकर देवेश किरण से कहता है, किरण, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने घर से दूर जा रही हो तो तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। तुम अभी तक अपनी ताई, चाची, दादी, इन सभी औरतों के बीच में रही हो और हमारे घर में भी तो कोई औरत भी नहीं है। पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा। देवेश की आवाज सुनकर किरण चौंक जाती है और कहती है, क्या आपके घर पर कोई औरत नहीं है? हाँ किरण, हमारे घर पर मेरे पिताजी, चाचा जी और ताऊ जी रहते हैं और तीनों की ही धर्म पत्नियां नहीं है और तीनों के ही 4-4 बेटे हैं। मतलब हम 15 लोगों की फैमिली है। हमें हमारे घर पर किसी औरत की कमी बहुत खलती है। मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए पिताजी ने सबसे पहले मेरा ही विवाह करवाया है। ये सुनकर किरण सोच में पड़ जाती है। हे भगवान जी, कैसी किस्मत है मेरी, कुएं से निकलकर खाई में जा गिरी। मायके में सिर्फ औरतें थी, कोई भी मर्द नहीं था और सभी की सभी जल्लाद थी। अब ससुराल में कोई भी औरत नहीं है, सिर्फ मर्द है और मर्द तो औरतों से ज्यादा जल्लाद होंगे। भगवान ही जाने अब आगे मेरा क्या होगा। किरण मन ही मन ये सब सोचकर डर रही थी। थोड़ी ही देर में वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। किरण कार से उतरती है तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। उसके सभी देवर लाइन से फूल की थालियां लेकर खड़े हुए थे। किरण जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, सभी देवर उस पर फूल बरसा रहे थे। उसके बाद ससुर जी आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़े थे। पहले वो किरण की आरती उतारते हैं, उसके बाद कलश की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आओ बहू, हम लोगों के घर में तुम्हारा स्वागत है। दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। ये सब देखकर किरण बहुत हैरान थी। वो दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। तभी किरण के चाचा ससुर कहते हैं, बहुत दिनों बाद घर में लक्ष्मी के पैर घर में पड़े हैं। किरण खुश होते हुए घर के अंदर आती है। तभी उसके ताया ससुर कहते हैं, अरे भाई किरण बेटा, तुम बहुत थक गई हो। हाँ अब अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी की बातें हम सुबह करेंगे। तभी किरण का देवर हरीश कहता है, अरे चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं। अब हरीश किरण को उसके कमरे तक ले जाता है। जैसे किरण कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि पूरा कमरा गुब्बारों और फूलों से सजा हुआ था। यह देखकर किरण बहुत खुश हो जाती है। तब हरीश कहता है, भाभी कैसा लगा आपको हमारे दिया हुआ सरप्राइज? हम देवरों ने इसे कमरे को अपने हाथों से सजाया है।
सचमुच देवर जी, आप लोगों ने बहुत सुंदर कमरा सजाया है। आप लोगों के इस प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी पलंग पर आपके लिए गिफ्ट भी रखा है, वो हम सब की तरफ से है, उसे खोलकर जरूर देखिएगा। अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर हरीश वहां से चला जाता है। किरण पलंग पर रखा हुआ गिफ्ट खोलती है। गिफ्ट खोलते ही उसे एक ब्रांडेड पर्स मिलता है। पर्स बहुत सुंदर था। उसे देखकर किरण बहुत खुश होती है और अपने मन में कहती है, कितने अच्छे हैं ये लोग, इन्होंने मेरा कितना शानदार स्वागत किया है। किरण सोच रही थी कि तभी देवेश वहां आ जाता है और वो किरण से बातें करते हुए कहता है, किरण कैसा लगा तुम्हें मेरा परिवार? सब लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि तुम्हें तुम्हारे ससुराल में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देवेश की बात सुनकर किरण खुश हो जाती है। अगले दिन किरण की आंख खुलती है तो वो देखती है कि घड़ी में 9 बज चुके हैं। किरण डर जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, मुझे उठने में इतनी देर कैसे लग गई। आज ससुराल का पहला दिन है और मैं उठने में इतनी लेट हो गई हूँ। पक्का सब मुझे मिलकर बहुत डांटेंगे। तभी देवेश कमरे में कॉफी लेकर आता है और एक कप कॉफी किरण को देता है। दूसरा कप कॉफी का खुद लेता है और पीते हुए कहता है, किरण कॉफी पी लो। हाँ, और जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई भी तो है ना। पता नहीं इतनी देर तक आंख कैसे लगी रही। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अब घर के सभी लोग मुझ पर लेट उठने की वजह से गुस्सा करेंगे। रिलैक्स किरण, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? कोई कुछ नहीं बोलेगा। बल्कि पिताजी ने ही मुझसे कहा था कि किरण थक गई होगी और जब तक वो ना उठे उसे जगाना मत, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। चलो अब जल्दी से कॉफी पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। किरण रिलैक्स हो जाती है और कॉफी पीती है। थोड़ी देर बाद वहां पर किरण के ताया ससुर एक बार एक थाल में बहुत सुंदर सी साड़ी और कुछ गहने लेकर आते हैं और किरण को देते हुए कहते हैं, किरण बहू, मैं तुम्हारे लिए ये सुंदर सी साड़ी पसंद करके लाया हूँ और उसके साथ कुछ मैचिंग ज्वेलरी भी है। तुम ये सब पहन कर तैयार होकर बाहर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर कमलेश और देवेश दोनों ही बाहर चले जाते हैं। अब किरण कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और साड़ी को देखते हुए मन में सोचती है, हे भगवान, क्या सचमुच मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं? उन्होंने मुझे किसी भी चीज के लिए एक बार भी नहीं डांटा है और वो सब मुझसे कितना प्रेम दिखा रहे। मेरी माँ, ताई और चाची दादी तो मुझे हर वक्त सुनाती रहती थी। अब किरण उस साड़ी को और साथ में सारे मैचिंग ज्वेलरी पहनकर तैयार हो जाती है और बाहर आती है। सभी लोग किरण को देखते हैं। किरण बहुत सुंदर लग रही थी। सभी उसकी तारीफ करते हैं। फिर किरण के ससुर जी उससे कहते हैं, बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो तू रसोई में जा और कुछ मीठा बना ले। किरण उनकी बात सुनकर रसोई में जाती है और देखती है कि रसोई में बड़े बड़े पतीला रखे हुए हैं। उसके बाद वो खाना बनाने की तैयारी करते हुए सोचने लगती है, हे भगवान, इतना बड़ा परिवार है। इतने बड़े परिवार के लिए मुझे अकेले ही खाना बनाना पड़ेगा। पता नहीं मुझसे ये सब कैसे होगा। किरण ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसका देवर विहान वहां आ जाता है और किरण को देखकर कहता है, अरे भाभी, आज आप क्या बना रही हो? देवर जी, सोच रही हूँ कि दाल तड़का और वेज पुलाव बना लेती हूँ, साथ ही पनीर कोफ्ते बना लेती हूँ और मीठे में गाजर का हलवा और स्टार्टर में कटलेट्स बना लेती हूँ। साथ में रोटियां और पूरी भी बना लेती हूँ। ठीक है भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। इतना सारा खाना आपको अकेले नहीं बनाना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं सब्जियां काट देता हूँ। यह सुनकर किरण खुश हो जाती है। तभी वहां किरण का दूसरा देवर ओम आता है और कहता है, भाभी, बिहान सब्जियां काट रहे हैं तो मैं आटा गूंथ देता हूँ। पीछे से अगला देवर किरण से कहता है, आपको पता है भाभी, पूड़ियां बनाने में तो मेरा जवाब नहीं है। सभी लोग मुझसे ही पूड़ियां बनवाते हैं, मैं पूड़ियां निकाल दूंगा। यह सुनकर किरण हंसने लगती है। वो विहान फ्रिज से सब्जियां निकालकर काटने लगता है। ओम डिब्बे से आटा निकालकर उसे गूंथने लगता है। तो वहीं ओम गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें तेल डालता है। आटा गुथ गया था। किरण पूरियां बेलती है और ओम पूरियां सेक लेता है। दूसरी तरफ सब्जी भी तैयार हो गई थी। तब तक ओम फ्रिज से पनीर निकालकर उसे काट देता है और उसके बाद किरण पनीर के कोफ्ते भी बना लेती है। इसी तरह अपने देवर के साथ मिलकर वो बाकी का खाना भी तैयार कर देती है। किरण खाना बनाकर काफी थक चुकी थी। तभी किरण के 2 देवर अमित और सुमित वहां आते हैं। अमित कहता है, भाभी, लगता है खाना बन गया है। खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ देवर जी, खाना बन गया है, बस मैं खाना लगाने जा रही हूँ। अरे भाभी, खाना आप क्यों लगाओगी? हम क्या करेंगे? आप जाकर आराम से बैठो, खाना हम लगा देंगे और परोस भी देंगे, आप चिंता मत करो। किरण बहुत खुश हो जाती है। अब किरण बाहर जाकर बैठ जाती है और उसके 5 देवर मिलकर खाना लगा देते हैं।
सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाकर किरण के ससुर तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे किरण बहू, आज बहुत दिनों बाद हमें किसी औरत के हाथ के बना हुआ खाना खाने को मिला है। तुमने बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। बाकी लोग भी किरण के बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। किरण अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग बारी बारी करके किरण को तोहफे देते हैं। किरण गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, कितने सारे तोहफे मिले हैं, ये लोग मुझसे कितना प्रेम करते हैं। और एक मेरा मायका था जहां पर मुझे नए कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते थे। उन लोगों ने तो मुझे हमेशा ही नौकरानी समझा था, लेकिन अपने ससुराल में आकर तो मुझे महारानियों वाली फीलिंग आ रही है। उसके बाद किरण बर्तन उठाने लगती है। ये देखकर किरण का देवर आकाश उससे कहता है, किरण भाभी, आपको बर्तन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और नीलेश सारे बर्तन धो देंगे। वैसे भी रोज बर्तन धोना हमारा ही काम है। देवर जी, मेरे आने से पहले आपका काम था, लेकिन अब तो सारे बर्तन मैं ही धोऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हो? अगर सारे काम आप ही करोगी तो फिर आपके ये देवर किस काम आएंगे? आप तो आराम से बैठिए, हम दोनों अभी सारे बर्तन धोकर आपके सबके लिए कॉफी बनाकर लाते हैं। ऐसा कहकर आकाश और नीलेश सारे बर्तन उठाते हैं और रसोई में चले जाते हैं। तब किरण के चाचा ससुर महेंद्र कहते हैं, अरे किरण बेटा, आओ हम हॉल में बैठकर टीवी देखते हैं। बाकी के सभी लोग हॉल में बैठते हैं और टीवी पर कार्टून शो लगाते हैं और सभी साथ में टीवी देखते हैं, बहुत हंसते हैं। तब तक आकाश और नीलेश सभी के लिए कॉफी लेकर आ जाते हैं और सभी लोगों को कॉफी दे देते हैं। सभी साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। थोड़ी देर बाद पड़ोस की भावना मौसी कुछ औरतों के साथ वहां आती है और कहती है, भाई साहब, आप लोगों ने तो हमें मुंह दिखाई के लिए बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, हम खुद ही आ गए दुल्हन की मुंह दिखाई करने। वैसे बड़ी ही सुंदर दुल्हन लेकर आए आप। अरे माफ करना बहन जी, हमारे घर में कोई औरत नहीं है तो हमें याद ही नहीं रहा कि बहू की मुंह दिखाई भी करवानी है। बेटा, ये भी तुम्हारी सास की तरह है, इन लोगों के पैर छुओ। किरण सभी लोगों के पैर छूती है। तब भावना कहती है, जीती रहो बहू, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। बड़े दिनों बाद रामदीन भाई साहब के यहाँ लक्ष्मी आई है। सभी औरतें अब बारी बारी करके किरण का मुंह देखती हैं और उसे मुंह दिखाई भी देती हैं। थोड़ी देर बाद वो सभी औरतें चली जाती हैं। अब किरण के चाचा ससुर कहते हैं, अरे किरण बेटा, तुम थक गई होगी, अपने कमरे में जाओ और आराम कर लो। और सुजीत, तू ये सारे तोहफे उठाकर अपनी भाभी के कमरे में पहुंचा दे। अब किरण अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से सुजीत सारे तोहफे उठाकर किरण के कमरे में पहुंचा देता है। थोड़ी देर बाद किरण एक एक करके सारे तोहफे खोलकर देखती है और बहुत खुश होती है। शाम को भी किरण के सभी देवर मिलकर साथ में खाना बनवा लेते हैं और सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह जब किरण सोकर उठती है तो देखती है कि उसका देवर सुजीत झाड़ू लगा रहा है। किरण उसे देखकर कहती है, देवर जी, ये क्या, आप रहने दीजिए, झाड़ू में लगा लूंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, इतने सारे देवरों के होते हुए भला मेरी भाभी अपने सुंदर हाथों से झाड़ू क्यों लगाएगी है? सुजीत की बात सुनकर पोछा लगा रहा भूषण कहता है, हाँ भाभी, झाड़ू लगाना तो भूषण जैसे बदसूरतों का काम है। ये सुनकर सुजीत भूषण की तरफ घूर के देखता है और ये सब कुछ देखकर किरण खिलखिलाकर हंस पड़ती है। उसे हंसता देखकर हॉल में बैठे सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक किरण को याद आता है कि उसकी माँ जोर से हंसने पर डांट कर करती थी। किरण चुप हो जाती है। तब उसके ससुर रामदीन कहते हैं, अरे भाई किरण बिटिया, बस इसी तरह हंसती खिलखिलाती रहा करो। लक्ष्मी घर में हंसती है तो सुख शांति घर के द्वार से अंदर आती है। ये सुनकर किरण बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, हे भगवान, क्या सभी को इतना अच्छा ससुराल मिलता है जितना मुझे मिला है? मेरे मायके में तो मेरी माँ, दादी और चाची मुझे हंसने भी नहीं देती थी, लेकिन ये सभी तो मेरे हंसने पर कितना खुश हो रहे हैं। अब किरण रसोई में जाती है तो उसके पीछे उसके कुछ देवर उसके साथ जाते हैं और उसके साथ मिलकर खाना बनवाते हैं। फिर सभी मिलकर खाना खाते हैं, लगाते हैं, बैठकर बातें करते हुए खाते हैं। दोपहर हो चुकी थी। किरण ने अपने तीनों ससुर और सभी देवरों के कमरे से कपड़े इकट्ठा किए और उन्हें धोने के लिए बाथरूम में पहुंची। कपड़ों को देखकर किरण मन में सोचने लगी, इतने सारे कपड़े, ये धोते धोते तो मुझे शाम हो जानी है। खैर कोई बात नहीं, मैं धोना शुरू करती हूँ। तभी किरण के दो देवर अमर और अनिल बाथरूम में आते हैं और अमर कहता है, भाभी, आपको इतने सारे कपड़े लेकर आने की क्या जरूरत थी? हम तो अपने कपड़े खुद ही धो लेते हैं। नहीं नहीं देवर जी, मैं सबके कपड़े धो देती हूँ। ठीक है भाभी, हम दोनों आपकी मदद करेंगे। फिर एक देवर मशीन में
सर्फ और कपड़े डालकर कपड़े धोता है तो दूसरा कपड़ों को निचोड़ लेता है। किरण खड़ी देखती रही। दोनों देवरों ने किरण को कपड़े नहीं धोने दिए। जब सारे कपड़े धुल गए तब किरण बोली, अरे देवर जी, आप लोगों ने तो मुझे कपड़े धोने ही नहीं दिए, सारे कपड़े खुद ही धो लिए। भाभी आपने हमसे बात की ना, वही बहुत है। अब चलिए छत पर कपड़े सुखाने चलते हैं। अब किरण अपने दोनों देवरों के साथ छत पर कपड़े सुखाने जाती है। तीनों मिलकर छत पर कपड़े फैला देते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। किरण के ससुराल के सभी मर्द किरण का बहुत ख्याल रखते थे। शादी के कुछ दिनों तक सभी घर पर रह रहे थे, लेकिन उसके बाद सभी ने अपने अपने ऑफिस ज्वाइन कर लिए। किरण को तब भी कोई अकेला नहीं छोड़ता था। कुछ लोग बाहर जाते तो कुछ लोग किरण की मदद के लिए घर में ही रहते। किरण ससुराल में बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, किरण की पड़ोसन भावना किरण के घर आती है और कहती है, किरण बहू, अगले महीने मेहंदी कंपटीशन है, कॉलोनी की सभी बहुएं हिस्सा ले रही है। तुम्हारी सास तो है नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम कंपटीशन के लिए दे दिया। और मैं तुम्हें यही बताने आई थी, तुम तैयारी कर लो। अगले महीने की 3 तारीख को मेहंदी कंपटीशन के लिए कॉलोनी के ग्राउंड में आ जाना। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई, कंपटीशन जीतने वाले को फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कॉलोनी वालों की तरफ से कराया जाएगा। ऐसा कहकर भावना चली जाती है। तभी किरण को उदास देखकर उसका देवर हरीश कहता है, क्या हुआ किरण भाभी, आप इतनी उदास क्यों हो? मुझे तो लगा कि मेहंदी कंपटीशन की बात सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगी। दरअसल देवर जी, मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता। मेरे मायके वालों ने मुझे कभी घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया, इसीलिए मैं कुछ नहीं सीख पाई और ना ही ज्यादा पढ़ाई कर पाई। कॉलोनी वालों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, बस यही सोचकर मैं उदास हो गई थी। किरण की यह बात सुनकर देवेश कहता है, किरण, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मेहंदी कंपटीशन को अभी बहुत समय है। अगर तुम्हें मेहंदी नहीं आती है तो तुम क्लासेस ले लो। ये सुनकर किरण चौंक जाती है और खुश होते हुए कहती है, क्या सचमुच मैं क्लासेस ले सकती हूँ? किरण के ससुर कहते हैं, हाँ बहू, इसमें सोचने वाली क्या बात है। बहू, ये घर तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो यहाँ रह सकती हो और जब चाहे बाहर जा सकती हो। जब चाहे जो चाहे सीख सकती हो। यहाँ तुम्हें किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। किरण, पिताजी सही कहते हैं। मेरा एक दोस्त है हर्षित, वो बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट है। मैं कल ही उससे बात कर लेता हूँ। तुम उसके पास जाकर मेहंदी की क्लासेस ले लो। अगले दिन देवेश किरण को लेकर हर्षित के पास जाता है और उससे किरण को मेहंदी सिखाने के लिए कह देता है। किरण ये देखकर मन ही मन सोचती है, कितने अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले। एक लड़के से मेहंदी सीखने पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं। मेरे मायके वाले तो मुझे घर से बाहर झांकने भी नहीं देते थे। अगले दिन किरण एक साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रखकर तैयार होकर बाहर जाती है। किरण को देखकर उसके ताया ससुर कहते हैं, अरे किरण बेटा, ये क्या तुमने साड़ी पहन रखी है? अरे तुम्हें हर वक्त साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है और ना ही सिर ढकने की। तुम कोई मॉडल से स्मार्ट सी ड्रेस पहनकर क्लास जाओ, ताकि सभी लोग हमें भी कहें कि तुम्हारे घर की बहू इतनी मॉडर्न है। हमने ये कुछ ड्रेसेस तुम्हारे लिए मंगवाई हैं, इनमें से कोई भी एक पहन लो। किरण ड्रेस ले लेती है और अपने कमरे में जाकर वो पैकेट को खोलती है। उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर मॉडर्न ड्रेसेस थी। किरण उनमें से एक रेड कलर का फिश कट गाउन पहनकर तैयार होकर बाहर आती है। सब उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब वो घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि विहान बाहर स्कूटी लेकर खड़ा था। विहान किरण को देखकर कहता है, भाभी देख क्या रही हो? ये स्कूटी हमने आपके लिए खरीदी है। और हाँ बैठो, आज मैं आपको स्कूटी चलाने भी सिखाऊंगा और आपको क्लासेस भी छोड़ दूंगा। ये देखकर किरण बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में सोचती है, हे भगवान, तेरी मुझ पर इतनी कृपा कब हो गई कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए। तेरा धन्यवाद भगवान कि तूने मुझे इतना अच्छा ससुराल दिया। विहान किरण को स्कूटी चलाना सिखाता है। कुछ दिनों में किरण स्कूटी सीख लेती है और खुद ही स्कूटी चलाकर मेहंदी सीखने जाने लगती है। कुछ ही दिनों बाद मेहंदी का कंपटीशन होता है और किरण विनर घोषित होती है। इनाम लेकर किरण स्टेज से नीचे आती है, जहां उसके पति के साथ साथ उसका पूरा परिवार खड़ा होता है। किरण उन सभी को देखकर कहती है, आज आप लोगों की वजह से मैं इस मेहंदी कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और अब अगर आप लोगों की परमिशन हो तो अब मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी करना चाहती हूँ। किरण, तुम कामयाब हो। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तुम ये फैशन डिजाइनिंग का कोर्स जरूर करो। देवेश की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और किरण भी उन्हें खुश देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन से किरण अपनी फैशन डिजाइनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर देती है। कुछ दिनों में किरण ने अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा कर लिया। उसके बाद किरण के ससुर उससे कहते हैं, किरण बेटा, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स तो तुमने पूरा कर लिया। अब हम सब ने सोचा है कि तुम्हारे लिए एक बड़ा सा फैशन डिजाइनिंग बुटीक खुलवा दिया जाए, ताकि तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन जाओ। यह सुनकर किरण बहुत खुश हो जाती है।
किरण के ससुराल में सभी लोगों ने मिलकर किरण के लिए एक बहुत बड़ा फैशन डिजाइनिंग बुटीक ओपन करवा दिया था। ओपनिंग के दिन सभी मेहमानों के साथ साथ किरण के मायके वालों को भी इनविटेशन थी। सभी ओपनिंग के प्रोग्राम में शामिल होते हैं। किरण अपने ससुराल वालों के साथ रिबन काट कर शगुन करती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। उसके बाद सभी लोग बुटीक के अंदर जाते हैं। किरण का बुटीक काफी बड़ा और खूबसूरत था। तभी किरण के ससुर जी अपने सभी मेहमानों से कहते हैं, किरण हमारे घर की लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी। हमें बहुत खुशी है कि किरण ने न सिर्फ घर संभाला बल्कि बिजनेस भी संभाला और आज एक सक्सेसफुल वुमन बनने की तरफ कदम बढ़ा रही है। हम सभी को अपनी बेटियों को ऐसे ही पंख देकर उड़ना सीखना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। किरण के मायके वाले भी ये सारी बातें सुन रहे थे। सभी शर्मिंदा थे। किरण उनके पास आती है और कहती है, माँ आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोगों को मेरा ये बुटीक कैसा लगा। किरण बेटा हम तो तुझसे बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दे कि हमने तुझे कभी आजादी नहीं दी और हमने हमेशा बेटियों को बहुत गलत समझा। चाची ताई और दादी भी माफी मांगती हैं। किरण सभी को माफ कर देती है और गले लगा लेती है। इस तरह किरण के मायके वालों की सोच मर्दों के बारे में हमेशा के लिए बदल जाती है।